नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आप पर्यावरण से प्यार करते हैं या फिर उन कंपनियों में निवेश की चाहत रखते हैं जो कि सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा तवज्जो देती हैं, तो अब ऐसा करना आपके लिए संभव है। कैसे? म्यूचुअल फंड की स्कीम के जरिए, जिसका नाम है ESG। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि ये ESG स्कीम क्या है। बेसिकली ये थीमेटिक कैटेगरी की स्कीम्स होती हैं जिसको कहा जाता है एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस, सिंपली ESG। तो मनी गुरु की आज की इस खास पेशकश में हम ESG स्कीम्स की हर बारीकी समझने की कोशिश करेंगे। ESG स्कीम क्या है, भारत में कौन सी ESG स्कीम है, ESG स्कीम में निवेश से आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, ESG स्कीम अगर आप निवेश करते हैं तो आपको कितना निवेश करने की जरूरत है। ये तमाम ऐसी बारीकियां हैं जो आपको किसी भी थीमेटिक फंड में निवेश करने से पहले जाननी और समझनी और परखनी बेहद ज्यादा जरूरत है। जिससे पहले हमारे आज के खास मेहमान जुड़े, चलिए उनका परिचय भी करा देते हैं। हमारे साथ फिनवे के CEO रचित चावला हैं। रचित, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु के आज के इस खास पेशकश में। आज हम खास तौर पर ESG पर चर्चा करने वाले हैं, जिसको हम एनवायरनमेंट, सोशल, गवर्नेंस के नाम से ज्यादा जानते हैं। और शायद बहुत लोग ESG के बारे में उतना ना जानते हो निवेशक, क्योंकि कंपैरेटिवली भारत में एक नई कैटेगरी या नया टर्म है ये। इसलिए वो लोग जो कि ESG से ज्यादा परिचित नहीं है, उनके लिए रचित ESG स्कीम कैसे काम करती है? श्योर। सो ESG, जैसा आपने कहा, स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल, सोशल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एंड ये हालांकि अभी भारत में ज्यादा यूज हो रहा है वर्ड, जबकि अगर आप सेबी या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंसेस देखिए तो ये 2007 से ही कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पुश कर रही है इसे। एंड सही मायने में दिस इज गुड फॉर द एनवायरमेंटल स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम अ सोशल पर्सपेक्टिव एज वेल एज फॉर द शेयर होल्डर्स। तो ये 3 वर्टिकल्स दिए गए हैं जिसके अंदर काफी सब कैटेगरीज है, जिसपे टाइम टू टाइम कंपनीज की रेटिंग्स होती है। एंड जिस भी कंपनी की रेटिंग ज्यादा है इन कैटेगरीज में, उसको बेहतर माना जाता है। एंड उसकी वैल्यूएशन अकॉर्डिंगली जनरल पब्लिक उसे बेटर वैल्यू करती है। तो इफ यू अलाउ मी, मैं एक एक कैटेगरी का आपको डिटेल में बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है एंड हाउ इट इज बेनिफिशियल। एब्सोल्युटली रचित, हम आपसे ये डिकोड ही करने की कोशिश करेंगे आज कि ESG स्कीम क्या है, कैसे काम करती है और कैसे किसी के पोर्टफोलियो में किसी को ESG स्कीम शामिल करनी चाहिए। डेफिनेटली आप कैटेगरी हमारे सामने ब्रेकअप कीजिए। उससे पहले एक छोटा सा मैं आपसे चर्चा इस पे करना चाहती हूँ कि स्पेशली आपने कहा कि 2007 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें काफी ज्यादा एक फोकस रहा है ESG का, जो हम एक सोशल गवर्नेंस या कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं। पर जब हम उसमें ESG इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो भारत में कंपैरेटिवली एक नया कॉन्सेप्ट है ये। मतलब निवेशक ऐसे किसी कॉन्सेप्ट में या ऐसे किसी थीम में निवेश करें तो 2018 में जितना हमें मालूम है बहुत ही चुनिंदा फंड हुआ करते थे, अब बढ़कर 9 से 10 फंड हो गए हैं। जो AUM भी रहा है फंड का, वो भी 2021 तक के आंकड़ों के हिसाब से 100 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। तो पिछले कुछ सालों में, और इनफैक्ट कोविड पीरियड के टाइम के बाद, आपको लगता है कि ESG इन्वेस्टिंग में लोगों की रुचि बढ़ी है फॉर सर्टेन रीजंस? डेफिनेटली। और ये फैक्ट जो है वो वैलिडेट होता है कि अगर हमारे पास 13-14 फंड्स हैं एट द मोमेंट, 10 फंड्स तो 2020 के बाद ही लॉन्च हुए हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों का नॉलेज एंड लोगों की इच्छा इन फंड्स में इन्वेस्ट करने की, डेफिनेटली कोविड का कुछ ना कुछ रोल रहा है। फंड्स का जो अमाउंट है वो भी AUM बढ़ा कोविड के बाद ही है। और बहुत सारी बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनीज इस तरीके से इन्वेस्टमेंट चाह रही है करना। एंड अगर आप फैक्ट्स देखेंगे तो बहुत ज्यादा हाई जंप है। और मुझे लगता है आने वाले समय में जो ये अप्रोक्सीमेटली 14 म्यूचुअल फंड्स है, ये काफी ज्यादा मल्टीप्लाई होंगे, बिकॉज जो सिटीजन्स है वो भी कॉन्शियस हो रहे हैं ऑफ द फैक्ट दैट उन कंपनीज पे ही ध्यान देना चाहिए जिनकी ESG रेटिंग ज्यादा है। बिकॉज ESG घूम फिर कर it is for the beneficial of the people at large, so it is for the benefit of the
सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री ओनली। तो हालांकि सिटीजन भी चाहेंगे कि उन्हीं म्यूचुअल फंड्स में, उन्हीं कंपनीज में वो इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करे थ्रू वे ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ओके, नाउ कमिंग टू द डिफरेंट कैटेगरीज, आप बताना चाह रहे थे कि इसको आप ब्रेकअप और डिकोड करना चाह रहे थे कि ईएसजी में हर कोई चीज जो एनवायरनमेंट है, सोशल गवर्नेंस है, ये अलग अलग के इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, पहले सीएसआर बड़ा पॉपुलर वर्ड हुआ करता था, जिसे हम कहते थे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सीएसआर को एक मैक्रो लेवल पर देखते हैं, बट ईएसजी उसमें और डीप ड्रिल करता है। एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंटल, अब कैसे कौन सी कंपनीज अपने क्या क्या स्टेप्स ले रही है जिससे कार्बन एमिशंस कम होते हैं, दैट बिकम्स अ फैक्टर जिससे उनकी एनवायरमेंटल रेटिंग बढ़ती है। आपने सुना होगा आईटीसी या हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनीज बहुत प्राउड होके बोलती है कि हम लीड फ्री हो रहे हैं, हमारे न्यू प्रोजेक्ट जो है उसमें कार्बन एमिशन कट हो रहा है। उस वजह से उनकी रेटिंग्स बेटर होती है, बिकॉज इट इज गुड फॉर द एनवायरमेंट एट लार्ज। तो ये एनवायरमेंट की तरफ स्टेप है। इसी तरीके से कुछ कंपनीज पोल्यूशन को कर्व करने की कोशिश करती है। जैसे इंडिया में पोल्यूशन कुछ स्टेप्स लेकर कम होता है, ऑटोमेटिकली वो एनवायरमेंटल की लिस्टिंग में इंक्रीज हो जाएंगे। सपोज इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज है, उनका एनवायरमेंटल सेक्शन बहुत हाई है, बिकॉज दे आर हेल्पिंग रिड्यूस द पोल्यूशन। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी स्टेप्स लिए ले रही है कंपनीज, उन सब में उनका ये वाला वर्टिकल कवर होता है। अभी ईएसजी थीम में किसी को इन्वेस्ट करना है, तो कोई एक पर्टिकुलर तरीका निवेश करने का, लाइक एनी म्यूचुअल फंड आप कर सकते हैं, एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके के ईएसजी जो स्कीम्स है वो अभी अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। बहुत सारी वेबसाइट्स है, पॉपुलर वेबसाइट्स है, जिसमें ये थीम्स जो है अलग से मेंशन्ड है। उसमें कैटेगरीज भी दी जाती है कि एक म्यूचुअल फंड का क्या 100% हिस्सा ईएसजी की तरफ ही डाइवेस्टेड है, या फिर कुछ पर्टिकुलर ईएसजी को प्रायोरिटी दी गई है, या पूरा का पूरा ईएसजी थीम बेस्ड म्यूचुअल फंड है। तो आप वेबसाइट्स लाइक मनी कंट्रोल या वैल्यू इन्वेस्टिंग ऑनलाइन में रिसर्च कर सकते हैं, एंड उसके बारे में आपको पूरा थीसिस दिखेगा, म्यूचुअल फंड का रैशनल दिखेगा, उनके जो फंड मैनेजर है उनका ऑब्जेक्टिव दिखेगा। इनफैक्ट उसके अंदर आपको कुछ कैटेगरीज तो सिर्फ सोशल की तरफ ही दिखेंगी। सोशल का मतलब हो गया कि कौन से म्यूचुअल फंड्स है जो ह्यूमन राइट्स की तरफ उन कंपनीज में निवेश करती हैं, जो डाइवर्स ह्यूमन वर्कफोर्स को हायर करती है, जो ह्यूमन राइट्स को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करती है। तो ये सारे थीसिस आपको इन वेबसाइट्स एंड व्हेन यू स्टडी अबाउट दिस म्यूचुअल फंड्स वहां से आपको मिल सकते हैं। तो यही एक तरीका है, मतलब इन अलग अलग साइट से समझने का कि आप एक ईएसजी फंड कैसे चूज करें, ये एक तरीका हो सकता है। कुछ जो फंड्स हैं, ईएसजी फंड्स हैं अभी अवेलेबल डोमेन में, रचित, पिछले एक साल में कुछ खास परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिला। लोग कह रहे हैं कि काफी नेगेटिव रिटर्न भी इन फंड्स ने दिया है। तो एक ईएसजी फंड रिटर्न के मामले में, क्योंकि बहुत ही हाई रिस्क फंड्स होते हैं, क्योंकि थीमेटिक कैटेगरी में आते हैं, रिटर्न के लिहाज से अभी फिलहाल ईएसजी फंड जो है, ईएसजी कैटेगरी कहां पर स्टैंड कर रही है? देखिए, ये म्यूचुअल फंड टू म्यूचुअल फंड डिपेंड करेगा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। मैं नहीं मानता कि अगर ईएसजी फोकस थीम को ये कहना सही रहेगा कि एज अ थीम इन्होंने अच्छा नहीं किया। बेसिकली दीज आर सर्टेन ग्रुप ऑफ कंपनीज जो रेटेड है टुवर्ड्स ईएसजी में अच्छे ना आए, जो एक रिफ्लेक्शन है म्यूचुअल फंड कंपनीज पे। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, आप जिन वेबसाइट्स का मैंने जिक्र किया उसमें आप कंपेयर कर सकते हैं कि पीयर कंपैरिजन में कौन सा म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म किया है। उसमें से मैंने पर्सनली काफी म्यूचुअल फंड देखे हैं जो ईएसजी से रिलेटेड है, विच हैव डन वेल इन द पास्ट। तो जरूरी नहीं है ये एक टिपिकल म्यूचुअल फंड है जो हो सकता है अच्छा परफॉर्म करे, या हो सकता है विद मार्केट डायनामिक्स धीरे एंड लॉन्ग टर्म टुवर्ड्स परफॉर्मेंस दे। बट ऐसा कहना ठीक नहीं रहेगा कि ईएसजी ने परफॉर्म नहीं किया। मुझे लगता है कि ये थॉट प्रोसेस ईएसजी का आने वाले टाइम में
डेफिनेटली लोग काफी अट्रैक्ट होंगे और ये कंपनीज भी अपने में काफी सेल्फ सस्टेनेबल और अच्छा विजन रखती है कंपनीज। हम्म। तो एक पोर्टफोलियो में एक ईएसजी फंड को शामिल करने के क्या फायदे हो सकते हैं? यहाँ पर अगर मैं रचित आपसे जानूं कि कोई अपने पोर्टफोलियो में ईएसजी थीम का फंड क्यों शामिल करे? देखिए ये जनरली डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प करेगा। सेकेंडली बिकॉज ये न्यू है एंड ये जो कंपनीज है वो भी इनोवेटिव कंपनीज है जो फोकस कर रही है कॉन्शियसली ईएसजी के माध्यम पे, मुझे लगता है कभी ना कभी इन्हें प्रीमियम जरूर मिलेगा। सो आपको डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ हो सकता है आपको अपसाइड भी मिले। आई फील जैसे ईटीएफ एक टाइम पर इंडिया में बहुत न्यू थे, ऑटोमेटिकली ईएसजी अभी बहुत न्यू है, धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज होएगी। एंड ये कंपनीज अगर आप देखेंगे लाइक्स ऑफ आईटीसी, हीरो मोटोकॉर्प एंड अच्छी अच्छी कंपनीज है, इनफैक्ट बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, आप अल्टीमेटली तो म्यूचुअल फंड के माध्यम में उनकी इक्विटी शेयर्स खरीद रहे हैं। अगर किसी कंपनी का विजन इतना अच्छा है कि वो सीएसआर एंड ईएसजी को बहुत हाईली रिगार्ड करते हैं, दैट मीन्स उनके मैनेजमेंट के गोल्स भी इट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ कंट्री एट लार्ज, एंड इन द लॉन्ग रन आई थिंक वो दिखेगा भी उनके रिजल्ट्स में। और पॉसिबल रिस्क्स, क्योंकि अगेन थीमेटिक कैटेगरी है, डेफिनेटली समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी थीमेटिक फंड को। एंट्री पॉइंट क्या हो या एग्जिट पॉइंट क्या हो, कैसे चुना जाए। तो एक ईएसजी फंड के जो जोखिम है उसको निवेशक कैसे पहचाने? देखिए म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है और आई थिंक इंडिया एज अ कंट्री काफी ज्यादा एजुकेट हो चुकी है रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड। तो जो रिस्क उन्हें मार्केट इक्विटी में या मार्केट स्टॉक मार्केट्स में मिलेगा, वो सेम रिस्क उनके ईएसजी थीम की कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में भी दिखने को मिलेगा। सेम प्रिकॉशंस उन्हें लेने हैं। सबसे पहला प्रिकॉशन, जब भी वो निवेश करें, फंड मैनेजर के ऑब्जेक्टिव्स और उसकी अंडरलाइंग इक्विटी को एक बार स्टडी कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी कंपनी हो जिसमें आप ही का कन्विक्शन नहीं है या आप ही का कॉन्फिडेंस नहीं है, उस कंपनीज या उस फंड को आप इग्नोर कर सकते हैं। सेकेंड है, आप एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं। ऐसा ना हो कि स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा कर जाए, इक्विटी बहुत अच्छा कर जाए, बट म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस ही इतना है कि आप रिटर्न नहीं कमा पाओ। थर्ड, आपको उसके रिस्क पर्सपेक्टिव भी देख लेने चाहिए। एंड एंड ऑफ द डे आपको बहुत कॉन्शियसली चूज करना है कि वेदर दैट फंड फिट्स इन योर ऑब्जेक्टिव और नॉट। अगर उसकी इक्विटी बहुत अच्छी चूज करी हुई है, मैं नहीं मानता बहुत ज्यादा रिस्क है, बट हैविंग सेड दैट, स्टॉक मार्केट रिस्क तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। आपको बहुत ध्यान से रिस्क को अपने एनालाइज कर कर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड गाइड में आज हम जानेंगे थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स के बारे में। हमारे साथ फिनवे के सीईओ रचित चावला बने हुए हैं। रचित, ईएसजी पर हमने चर्चा की और ईएसजी एक थीमेटिक फंड है, सेक्टोरल फंड्स भी होते हैं। बेसिकली ऐसे हाई रिस्क फंड्स हैं जिनमें बहुत सोच समझकर निवेश करने की सलाह दी जाती है। थीमेटिक फंड थोड़ा सा अगर मैं आपसे समझने के लिए पूछूं, तो थीमेटिक फंड के एग्जाम्पल के तौर पर हम कैसे फंड को हम समझ सकते हैं? सो तीन कैटेगरी जैसे मैंने आपको बताया कि एनवायरमेंटल, सोशल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो ESG, G बेसिकली स्टैंड्स फॉर गवर्नेंस। तो सपोज एक कंपनी है जो कंटिन्यूसली अपना ध्यान रख रही है एनवायरमेंट का, यानी उसके सारे स्टेप्स जो हो रहे हैं वो पोल्यूशन के बेटरमेंट के लिए हो रहे हैं। सोशली उनकी वर्कफोर्स बड़ी डाइवर्स है एंड ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखते हैं, साथ में ही उनकी गवर्नेंस बड़ी स्ट्रांग है। तो ऑटोमेटिकली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनका ध्यान ऐसी कंपनीज पे जाएगा ही जाएगा, बिकॉज वो उनके फेवरेट्स होंगे। ये तीन क्राइटेरियाज आज बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। अगर आप इन कंपनीज का प्रीमियम देखेंगे, जनरली शेयर मार्केट में ये कंपनीज प्रीमियम में ही इनकी मार्केट ट्रांजैक्शन होती है। उसका रीजन ये है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ग्लोबली, वो इन कंपनीज को बहुत रिस्पेक्ट की नजरों से देखते हैं एंड वो इस कंपनीज का पार्ट बनना चाहते हैं। अगर ऐसा इन्वेस्टर्स कंटिन्यूसली पार्ट बनेंगे एंड बाय करेंगे एंड निवेश करते रहेंगे अपने पैसे उनकी इक्विटी में,
ऑटोमेटिकली जो फंड है उसकी परफॉर्मेंस भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली बेटर रहेगी। इस वजह से ईएसजी एक नया थीम है जो मुझे लगता है कि जनरली अपने एक पोर्टफोलियो क्राइटेरिया में फ्रॉम अ डाइवर्सिफिकेशन स्टैंड पॉइंट जरूर रखना चाहिए। सेकेंडली इसके अलावा अगर किसी कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है, ऑटोमेटिकली वो हर एक स्टेप शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए करेंगे, और अगर शेयर होल्डर को बेनिफिट होएगा दे विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो ऑटोमेटिकली उनका प्राइस जो है स्टॉक का विच इज द अंडरलाइंग एसेट, वो उम्मीद करी जा सकती है कि बढ़ता ही रहेगा। ओके तो एक तो थीमेटिक फंड्स होते हैं जिसमें एग्जांपल हमने ईएसजी फंड का लिया, और कुछ सेक्टोरल फंड भी होते हैं, तो सेक्टोरल फंड को कैसे समझें और वो थीमेटिक फंड से अलग कैसे हैं? सो थीमेटिक फंड जो है वो तो एक थीम बेस्ड हो गई। थीम बेस्ड का मतलब जैसे ईएसजी इज अ थीम, कि इस थीम के अराउंड वो कंपनी शॉर्टलिस्ट करेंगी। सेक्टोरल का मतलब हो गया कि वो सेक्टर वाइज फोकस करेंगे। एग्जांपल, अगर कोई सेक्टर सपोज कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, तो उसमें आपको एल&टी जैसी कंपनी जरूर देखने को मिलेगी। या फिर एक बैंकिंग सेक्टर का फंड है, तो उसमें जो हमारे लार्ज बैंक्स है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, उस तरीके के आपको स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। सपोज एक म्यूचुअल फंड है और आपको लगता है कि इंडिया की बैंकिंग इंडस्ट्री एज ए सेक्टर, बैंकिंग आपको बड़ा स्ट्रांग लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपको रादर देन इंडिविजुअल स्टॉक्स हर एक बैंक के लिए, आप एक सेक्टोरल फंड ले सकते हैं जो सारे के सारे बैंक्स में ही निवेश करेगा, एंड ऑटोमेटिकली यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द ग्रोथ स्टोरी। इसी तरीके से हर एक सेक्टर के बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है। अगेन आई विल रेफर बैक टू ऑनलाइन वेबसाइट्स जो ये सेक्टर फंड्स क्लियरली आइडेंटिफाई करती है, उसके अंदर अंडरलाइंग एसेट्स को भी वो बताती है। अगर आप एक बड़े नीश सेक्टर का फंड चाहते हो, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है या कंपनी जो ईवी सेगमेंट से रिलेटेड है, उसके भी आज की डेट में म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं जो क्लियरली बताते हैं कि ये सेक्टर पे उनका फोकस रहेगा, इतना इतना डाइवर्सिफिकेशन रहेगा, लार्ज कंपनीज में इतना हिस्सा डालेंगे, स्मॉल में इतना डालेंगे, मीडियम में इतना डालेंगे, एंड टोटल सारी इक्विटी वो एडवांस में ही उसमें मेंशन कर देते हैं। एंड न्यू अगर कोई निवेश करेगी कंपनीज उसी सेक्टर में, तो उस म्यूचुअल फंड का पार्ट वो वाली कंपनी बनने के चांसेस भी ड्रास्टिकली बढ़ जाते हैं। तो ये थीमेटिक और सेक्टोरल फंड कैसे इन्वेस्टर्स के लिए आप रेकमेंड करेंगे, और यूजुअली कितना परसेंटेज अपना पोर्टफोलियो को किसी थीमेटिक या सेक्टोरल फंड को देना चाहिए? देखिए, जनरली मेजॉरिटी ऑफ द पोर्टफोलियो शुड बी इन द इंडेक्स, दैट इज माय रिकमेंडेशन। मेजॉरिटी का मतलब ये है कि जो हिंदुस्तान की टॉप 50 कंपनीज है वो हमारे इंडेक्स में आती है, जिसको हम निफ्टी 50 इंडेक्स कहते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी सेक्टर पे बहुत बुलिश हो, सो फ्रॉम अ डाइवर्सिफिकेशन स्टैंड पॉइंट आप 15% तक उस सेक्टर में बेट कर सकते हो। सपोज आपको इंडिया बीइंग एन इमर्जिंग कंट्री, आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे रोड डेवलपमेंट होने वाले हैं, बहुत सारे हाईवेज बनने वाले हैं, इंफ्रा का बहुत काम होने वाला है, तो आप एक इंफ्रा फोकस सेक्टर फंड में 15% तक एक्सपोजर ले सकते हो। उससे ज्यादा इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करता क्योंकि फिर आपकी डाइवर्सिफिकेशन कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप ईएसजी थीम में इंटरेस्टेड हैं, तो आप 10 से 15% ईएसजी थीम में भी पार्ट ले सकते हैं। तो अगर आपके पास 100 रुपीज है, मेजॉरिटी आप इंडेक्स में रखिए, सो दैट एट एनी गिवन पॉइंट आपको ऑटोमेटिकली जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है आप उसके पार्ट है। बाकी आप डिवाइड कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट थीम, एज पर योर कन्विक्शन कि आपको क्या लगता है अगले कुछ साल किस वे में हिंदुस्तान बढ़ने वाला है। ओके तो थीमेटिक सेक्टोरल पर हमने की खास चर्चा। बहुत धन्यवाद करेंगे आपका रचित, आप हमारे साथ मनी गुरु में शामिल हुए। तो आज के इस शो में बस इतना ही।